Hello guys, welcome to APH classes. I am Vishnu Beniwal. Oh, let's begin today's video. Today's video's topic is non-cooperation Khilafat movement. In this video, we are going to discuss about non-cooperation Khilafat movement. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। बच्चे बार बार इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछते हैं। तो आइए इसको आज एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो अपना ध्यान अच्छी तरह से इस वीडियो में लगाते हुए शांति से बैठे रहिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। ओके, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। रॉल्ट एक्ट जब आया था तो उसके अंदर प्रोटेस्ट किया गया था उसके विरोध में, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा, सुना, देखा। ठीक है, तो उस रॉल्ट सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने ये महसूस किया कि अब तक जितने भी सत्याग्रह मैं चला रहा हूँ, जितने भी प्रोटेस्ट मूवमेंट मैं चला रहा हूँ, दीज ऑल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स आर लिमिटेड टू स्मॉल एरिया। मतलब चंपारण सत्याग्रह चलाया, बिहार के एक ज़िले तक सीमित। अहमदाबाद सत्याग्रह अहमदाबाद शहर तक लिमिटेड था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड था। रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड था। मीन्स कोई ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट नहीं चलाया। तो अब जाकर गांधी जी को ये महसूस हुआ कि अब कुछ बड़ा गेम खेलते हैं, है ना। बड़ा गेम खेलते हैं मतलब कोई बड़ा मूवमेंट चलाते हैं। तो आइए उन्होंने क्या किया वो जानते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्लानिंग बनाई कि नेशन वाइड मूवमेंट अगर हमने चलाना है तो नो डाउट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड बी इंक्लूडेड इन दैट मूवमेंट। ठीक है, कि अधिकतर जो समुदाय है, समाज के अधिकतर जो ग्रुप है, समूह है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है उस मूवमेंट में शामिल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नेशन वाइड मूवमेंट जो है हिंदू और मुस्लिम लोगों की एकता के बिना संभव नहीं था। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत इशू को उठाया। अब ये भाई खिलाफत इशू क्या है, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ओटोमन टर्की एक्सिस पावर की ग्रुप की तरफ से लड़ा था, और एक्सिस पावर जो थी उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। और डेफिनेटली जब एक्सिस पावर हारेंगी तो ओटोमन टर्की भी हार गया, और उसके बाद हारने के बाद उन्हें एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी को जो है मंजूर करना पड़ा, यानी उसको स्वीकार करना पड़ा। बड़ी कड़ी शर्तें उसके ऊपर लगाएगी। आप क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा राइज ऑफ हिटलर में ट्रीटी ऑफ वर्सेलस। ठीक है, वो सभी शर्तें जो है वो एक्सिस पावर्स के ऊपर, ओनली जर्मनी के ऊपर नहीं, एक्सिस पावर में जितने भी देश थे सब पे वो लागू हुई थी। तो इसलिए टर्की पर भी वो पीस ट्रीटी इम्पोज कर दी गई। ठीक, और इसके कारण क्या है, और उस पीस ट्रीटी में क्या था कि आपने देखा होगा कि इनके एक्सिस पावर के जो कंट्रीज थे उनके अधिकतर रिसोर्सेज जो है वो दूसरे कंट्रीज ने ले लिए थे। उनकी सेनाएं ख़त्म कर दी गई थी, उनको युद्ध के लिए, युद्ध में हुए नुकसान के लिए बड़ा भारी भरकम जुर्माना पे करना पड़ा था। तो इसके साथ साथ ये शर्तें टर्की पर भी लागू हुई थी। ऑब्वियसली टर्की की भी जो सारी पावर है, टर्की का जो किंग था उसकी पावर छीन ली गई, उसकी सेना छीन ली गई, उसके रिसोर्सेज छीन लिए गए। तो भाई ये जो ओटोमन टर्की का किंग होता था वो कहलाता था खलीफा। ठीक है, खलीफा मीन्स रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, यानी मुस्लिमों का धार्मिक गुरु। मतलब यहाँ अब इस मुद्दे को धार्मिक टच दे दिया गया, रिलीजन से जोड़कर देखा गया कि हमारे जो रिलीजियस गुरु हैं उनके साथ ऐसे किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स हैं वो एक हो गए। ठीक है, तो उसी मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए भारत में भी मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने मार्च 1919 में बॉम्बे के अंदर एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया खिलाफत कमेटी। और इस खिलाफत कमेटी का काम था खलीफा की टेम्परल पावर्स को डिफेंड करना। टेम्परल मतलब वर्ल्डली पावर्स, इस धरती से रिलेटेड
शक्तियां, लौकिक शक्तियां जिसे बोलते हैं, यानी अलौकिक तो होगी, देवीय शक्तियां जितनी भी होती है, तो ये जितनी भी टेम्परल पावर जो थी खलीफा की, उसको डिफेंड करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने मार्च 1919 में बंबई में एक कमेटी बनाई जिसको खिलाफत कमेटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अली ब्रदर्स जो है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या उस समय कुछ ज़्यादा नहीं थी, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था, इसलिए ये दोनों अली भाई जो हैं वो महात्मा गांधी की सपोर्ट चाहते थे इस इशू पर। और महात्मा गांधी पहले से ही चाहते थे मुस्लिमों को अपने मूवमेंट में मिलाने के लिए, ताकि ये मूवमेंट जो है नेशन वाइड मूवमेंट हो सके। इसलिए उनके लिए तो भाई ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। गांधी जी कैसे मना कर देते, उन्होंने फटाक से यस कर दी, ताकि इस इशू के साथ एक मास एक्शन, ए यूनाइटेड मास एक्शन, मास का मतलब होता है बड़ी संख्या के अंदर लोग जिसमें शामिल हो। ठीक है, तो एकजुट एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई। ठीक है, यानी कि इस इशू के ऊपर एक यूनाइटेड मास एक्शन स्टार्ट करना उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर था, और वो उसे अपने हाथ से कैसे जाना देते। इसलिए सितंबर 1920 में जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन के अंदर उन्होंने बाकी दूसरे लीडर्स को स्वराज प्राप्ति के लिए और खिलाफत इशू के सपोर्ट में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चलाने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, इस तरह से नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का जो ये भूमिका है, जो बैकग्राउंड है, ये तैयार हुआ, और उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए कि नॉन कोऑपरेशन के लिए गांधी जी ने सबसे पहली बार जो आंदोलन चलाया वो नॉन कोऑपरेशन का ही क्यों चुना, ऐसा क्या कारण था, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वाई नॉन कोऑपरेशन एंड हाउ, कि हमें नॉन कोऑपरेशन ही क्यों करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जानते हैं, आइए। महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर जो उन्होंने 1909 में लिखी, उसमें लिखा था कि भारत के अंदर ब्रिटिश रूल भारतीयों की मदद से ही स्थापित हुआ है। ठीक है ना, कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों की मदद से ही स्थापित हुआ था, और ये रूल इसी कॉपरेशन के कारण आज भी संभव है, यानी ये रूल किए जा रहे हैं और हम इनको सपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि अगर हम इनको कोऑपरेट करने से मना कर दें तो इनका शासन 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा, और स्वराज यानी अपना राज आ जाएगा, यानी हमारी अपनी गवर्नमेंट फिर जो है बन जाएगी। तो अब उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन तो बता दिया भी क्यों जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित हुआ हमारी मदद से, चल रहा है हमारी मदद से, तो ख़त्म भी तो हमारी मदद से होना चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी सरकार से कोऑपरेट करना बंद कर दें। इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि कैसे होना चाहिए, वो सब हम पढ़ेंगे। अब हाउ वाला टॉपिक यहाँ आ गया। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने कहा कि ये मूवमेंट जो है अलग अलग स्टेजेस में स्टार्ट होना चाहिए, धीरे धीरे। कैसे, सबसे पहले क्या करना होगा, गवर्नमेंट ने जितने भी हमें अवार्ड टाइटल दिए हैं वो गवर्नमेंट को वापस सरेंडर कर दें, वापस दे दें। यानी गवर्नमेंट ने हमें जो इज्जत बख्शी है, गवर्नमेंट ने हमें जो सम्मान देने की कोशिश की है, वो सम्मान लौटा दो। एक तरह से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की इंसल्ट होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा चुना। दूसरा स्टेप क्या उठाया कि इसके बाद ये टाइटल सरेंडर करने के बाद क्या करना होगा, उसके बाद जितनी भी सिविल सर्विस है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल, फॉरेन गुड्स, सबका बाइकआउट स्टार्ट कर दो। यानी कि ना तो हमने सिविल सर्विस यूज़ करनी है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉलेज, फॉरेन गुड्स कुछ नहीं यूज़ करने वाले, हम सब बंद कर देंगे, सबका बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और अगर इसके बाद गवर्नमेंट इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करे तो फिर एक हम फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये प्लानिंग थी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हम पूर्ण रूप से स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आपने ये जाना, आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई समस्या है
आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त नए इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ना यार, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का प्रेम इसी तरह से बना रहे, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। हार्टली थैंक यू।